अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है ना वो होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक मस्ट देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट डिटेल मिले, लाइक आप कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करें, कैसे ऑस्ट्रेलिया आएँ, उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक मस्ट देखें। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं मिलेगी और आपको क्वेश्चन जो हैं वो आपके फिर डेवलप होंगे आपके माइंड में। तो आपको क्वेश्चन से बचने के लिए आपने इस वीडियो के एंड तक मस्त देखना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी और मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी थी और क्या क्या चाहिए था, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं इस मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक जो है ना वो जो कहते हैं ना कि पीटी और आइट्स इज़ वेरी नेसेसरी टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द पीटी और आइट्स। पीटी जो है वो एज़ पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू acquire 55 plus score in PT or 6 bands in each module in IELTS if you want to get admission in masters in a good university in good ranked universities in Australia. So you have must PTU or IELTS. And then next documents requirement for the admission is two reference letters should you have from your university lecturer or professor from any university or where you have got your previous degree in graduation. And this is the second requirement. And third requirement is that you have academic certificates which are metric FSC and your university graduation. ये तीन डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। सेकंड ये है कि आपके पास a valid passport which will be 5 years or which will never be near to end expiry, because when you are near to apply visa there's might be possibility to might be possible to get objection from the embassy कि आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो मस्ट मीन के 2 to 3 ईयर्स मस्ट होना चाहिए, कोई एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए उसकी नज़दीक। सेकंड ये तीन चीज़ें होंगी, चार चीज़ें होंगी। पांचवी चीज़ ये है कि आपका कंसल्टेंट कौन सा है। कंसल्टेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। कंसल्टेंट मैटर इसलिए करता है कि इफ़ you choose a good consultant, he or she will guide you properly at every step. And if you choose a weak consultant or an unexperienced consultant, then I think वो आपको गाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा और यूनिवर्सिटीज़ जो उसके पैनल की हैं वो भी अच्छी तरह नहीं बता पाएगा। मैं आपको CQ यूनिवर्सिटी का जो एक कंप्लीट मेथड है, कंप्लीट प्रोसीजर टू गेट एडमिशन, वो बताऊंगा। CQ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले, क्योंकि ये इसका वीज़ा रेशो अच्छा था, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। मैक्वेरी में किया था, वेस्टर्न सिडनी में किया था, UTS में किया था और CQ में किया था। तो मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्स जो है वो CQ से आया था, तो मैंने इसलिए प्रोसीजर इधर से स्टार्ट कर लिया। इस CQ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि 6 IELTS बैंड इन ईच मॉड्यूल should you have, and GT also requirements of the CQ यूनिवर्सिटी। सेकंड ये है कि आपको जो CQ है तंग करेगी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग में वो इजी होगा आपके लिए। तो CQ के लिए सबसे पहले आपके पास IELTS होना चाहिए, PT होना चाहिए, फिर आपको GT होनी चाहिए आपके लिए। GT में ये है कि GT आप किसी भी वकील से या कोई एजेंट है उससे बनवा सकते हैं। सेकंड ये है कि जब GT आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो वो आपको CQ यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिस्पांस देगी आपको। मुझे जो रिस्पांस आया था वो 15 से 20 दिन लगे थे, मीन के 15 से 20 दिन लगे थे और उसके अंदर मुझे रिस्पांस आ गया। मेरी GT उन्होंने 15 दिन के अंदर ना क्लियर की थी। जब GT क्लियर हुई तो GT क्लियर होने के बाद जो CQ है उसने मुझे कहा था कि अपनी फ़ीस डिपॉजिट कराएं। मेरी फ़ीस जो थी वो $13,000 थी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस,
और जब $13,000 फ़ीस जमा करवाई तो साथ बैंक स्टेटमेंट भी मैंने करवाई थी। बैंक स्टेटमेंट मेरी 95 लाख रुपए की थी। 95 लाख की बैंक स्टेटमेंट मैंने 2 मंथ के लिए रखवाई थी, क्योंकि 2 मंथ वीज़ा अप्लाई के मतलब तक होता है प्रोसीजर। उसके बाद 15 दिन के बाद जब मैंने जीटी अप्लाई की, 15 दिन बाद जीटी अप्रूव हो गई। जीटी अप्रूव होने के बाद मैंने फ़ीस जमा करवाई। फ़ीस जमा करवाई तो आपको पता है कि सी हुई आता है, लेकिन जो सी क्यू है यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली इंडियंस हैं, सिख हैं, जो मिलकर आपको कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं आपसे। तो जब मैंने फ़ीस जमा करवाई तो उसके बाद भी इन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन की। फिर उन्होंने मुझसे मांगा कि बैंक स्टेटमेंट दें, अपनी फ़्रेश बैंक स्टेटमेंट दें। उसके बाद अपना बैंक मैनेजर्स के जो है ना कार्ड वगैरह और जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये भी मांगा कि आप अपने स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट नंबर और उस जो भी डिटेल्स है वो भी शेयर करें। मैंने वो शेयर कर दी। फिर जो है ना आई थिंक 15 से 20 दिन के अंदर, आफ्टर 15 to 20 days, they issued my COE, and then after getting my COE, we have to mind to apply for visa। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो उसके लिए मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी। उसके लिए मैंने 91 लाख की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो रखवाई थी। जो मेरी बैंक स्टेटमेंट थी वो थी बैंक ऑफ पंजाब की। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो काफ़ी अच्छी उसकी इनके फिर रिव्यूज़ हैं, अच्छी पॉजिटिव फीडबैक है उसका। तो मैंने 91 लाख की जो है बैंक स्टेटमेंट रखवाई थी और मेरा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश था। लाइक मीन के मैंने 15 दिन पहले अकाउंट ओपन करवाया और 15 दिन बाद जो है ना वो मैंने 24 मई को वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा बैंक अकाउंट आई थिंक 10-11 मई को जो है ना वो ओपन हुआ था। 91 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी। 3 ट्रांजैक्शनें की थी मैंने, 45 लाख की, 35 लाख की और 10 लाख की, इस तरह करके। उसके बाद जब बैंक स्टेटमेंट रखवाई तो उसके बाद आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है, COE है, उसके बाद आपके GT के डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं और आपके अचीवमेंट्स जितनी भी हैं और आपका आइट्स या PT का जो सर्टिफिकेट है वो है। सब डॉक्यूमेंट्स आपके नोटराइज्ड होने चाहिए। नोटराइज्ड मीन कि आप अटेस्टेड हों किसी वकील से, उसको नोटराइज कहते हैं। नोटराइज्ड होने चाहिए एक्सेप्ट बैंक मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद आपको जो है वो क्या चाहिए होता है, हाँ, उसके बाद आपको एक अच्छा जो है ना वो आप बैंक कार्ड ले लें, चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख होनी चाहिए। आपने माइंड में रखें, बैंक की जो कार्ड की लिमिट है 2 लाख होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा फ़ीस जो है ना वो $560 है, आई थिंक $660 है कितनी। मीन के मेरी जो फ़ीस कटी थी बैंक कार्ड से वीज़ा के लिए वो 1,45,000 कटी थी इन मई, 24 मई। तो आज जो है वो जुलाई है, तो आप देख लें कि क्या सीन है। उसके बाद जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो जैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं इमी अकाउंट पे, ठीक है। इमी अकाउंट पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो जब फ़ीस आप पे कर देते हैं उसके बाद आपको जनाब आता है फ़ौरन मेडिकल रिक्वेस्ट आती है और बायोमेट्रिक आती है। जब मेडिकल रिक्वेस्ट और बायोमेट्रिक आती है तो उसी टाइम मैंने उसी टाइम जो है ना वो मेडिकल भी करवा लिया था सेम डे में, और सेम डे में बायोमेट्रिक भी मेरी हो गई थी, क्योंकि मेरा रेफरेंस था विल केयर में, मैं उधर जॉब भी करता था, तो इस वजह से मुझे इजीली जो है ना अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो जो बायोमेट्रिक है वो जेरीज ऑफिस है गंगाराम हॉस्पिटल के सामने, उधर से आप बायोमेट्रिक करवाएं। वॉक थ्रू जो है वॉक इन होती है बायोमेट्रिक, उसका आई थिंक 8,000 रुपया जो है ना वो 8,000 लगा था मेरा आई थिंक। और उसके बाद मैंने आफ्टर डूइंग बायोमेट्रिक आई वेंट फॉर टू गेट मेडिकल अपॉइंटमेंट। जहाँ के उधर गया तो वो भी मुझे वॉक इन पे मिल गई थी अपॉइंटमेंट, और फ़ौरन मैंने मेडिकल करवाया। फैसल टाउन में था विल केयर, उधर से मेडिकल करवाया। मेडिकल में होता क्या है कि मेडिकल में सबसे पहले आपका BMI कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट होती है, वेट होता है, और फिर उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है, और उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता। और ब्लड टेस्ट आई थिंक कमिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनमें उन्होंने डाल दिया है, मेरे अकाउंट पे अपडेट भी हुआ है कि नेक्स्ट जो जितने भी लोग होंगे उनको हम ब्लड भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद फ़ेस टू फेस जो है ना वो आपकी फिजिशियन के साथ मुलाकात होती है। उसमें डिफरेंट वो क्वेश्चंस पूछता है कि
हैव यू सफ़र्ड एनी TB HIV प्रीवियस केस हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली सब नो ही कहते हैं, होती भी नहीं है। अगर कोई हो भी तो वो नज़र आ जाती कुछ नहीं। फिर उसने वो फिज़िकल इंस्पेक्शन करते हैं कि एनी सर्जरी इन योर ऑन योर बॉडी, कोई आप सर्जरी तो नहीं करवाई है आपने, लाइक समथिंग एल्स। वो जो है ना वो प्रॉपर मुझे उसने, मेरा तो उसने मीन के मैंने निक्कर पहनी हुई थी, लेकिन बाकी शर्ट और उसने अंडरवेयर, वो सॉरी पजामा जो है ना ट्राउज़र वगैरह उतरवा दिया था मैं। और बाकी उसने सारी बॉडी इंस्पेक्शन की थी। बॉडी इंस्पेक्शन करने के बाद आफ्टर डूइंग मेडिकल 2 डेज़ लेटर आपके जो वो टेस्ट हैं, रिज़ल्ट्स हैं, वो इमी अकाउंट पे अपडेट हो जाते हैं। इमी अकाउंट पे अपडेट हो जाते हैं। अगर आप मंगवाना भी चाहें तो कॉल करके आप मेल के थ्रू मंगवा भी सकते हैं। तो मेरा जो मेडिकल था वो एक कैटेगरी में था, मैं इनके सब फिट था, कोई सर्जरी कोई ऐसी सीन नहीं था। और मेडिकल मेरा दो दिन बाद एक्टिवेट हो गया था, लाइक अपडेट हो गया था इमी अकाउंट पे। इमी अकाउंट पे एक्टिवेट होने के बाद मुझे S56 रिक्वेस्ट भी आई थी। S56 रिक्वेस्ट जो है ना वो ये होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, लाइक आपका कोई भी, तो वीज़ा ऑफिसर आपको एक मेल करता है, उसको हम S56 कहते हैं। तो मुझे वो भी आई थी, तो मेरा फिर मेडिकल अपडेट हो गया, तो वो ओके हो गया। फिर अगर आपका मेडिकल अल्लाह ना करे कोई इशू होता है तो अपडेट नहीं होता, वो एक मेडिकल बोर्ड होता है, वो उसको भिजवा देते हैं, वो फिर उस पर डिसीजन देते हैं। कोई भी इशू हो तो उस पर डिसीजन आता है। फिर सेकंड जब मेरा मेडिकल अपडेट हुआ तो फिर मुझे 10 से 11-12 दिन बाद जो है ना वो वीज़ा, जो इस्लामाबाद एम्बेसी है ऑस्ट्रेलियन की, उधर से मुझे कॉल भी आई थी इंटरव्यू के लिए। तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो उसमें उसने काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, एम्प्लॉयर के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड कितनी थी, क्या थी, ज्वाइनिंग डेट क्या थी, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी थी। सेकंड ये है कि फिर जब सेम डे 10 से 11 बजे कॉल आई थी और उसी दिन एम्प्लॉयर को उसने कॉल की थी। एम्प्लॉयर से जो मैंने क्वेश्चन उसको बताए थे उसने मुझसे पूछे थे, वो उसने एम्प्लॉयर से भी पूछे थे, और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80 to 90% आपके मैचअप होना चाहिए। अगर कोई मिसहैप होता है तो वो आपको 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं। जब कॉल हुई तो 15 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया था। वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईद वाले दिन आया था। ईद वाले दिन लाइक जब ही मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी तो मैंने चेक किया अपना ईमेल अकाउंट, तो वीज़ा जो है ना ग्रांट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी थी और एक वीज़ा भी आया हुआ था। बड़ी खुशी जो थी वो ही थी। और ये मेरी एक कंप्लीट डिटेल है, लाइक मैंने कैसे अप्लाई किया, कितना टाइम लगा था। टाइम यही लगा था कि जब मैंने, एक आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने पे टाइम लगता है। जब आप GT डॉक्यूमेंट देते हैं, मेरा 15 से 20 दिन की GT अप्रूव हुई थी, फ़ीस जमा करवाई थी। फिर 15-20 दिन बाद GT क्लियर होने के बाद, फ़ीस जमा करवाने के बाद 15 दिन बाद COE आया था, 15 से 20 दिन बाद। फिर मैंने 10-15 दिन बाद अपना वीज़ा अप्लाई किया था, और मेरा वीज़ा जो है वो 35 दिन बाद आया था। मीन के 35 दिन आप लगा लें, 20 और 20 40 और 35, मीन के 85 डेज़, 80-40 मीन के 2 से 3 मंथ का ये प्रोसीजर है आपका, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और आएँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। और मेरा जो है वो कमेंट जो डिस्कशन सेक्शन है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देख